देखिए आज होगा फोर्थ चैप्टर का सेकंड क्लास, ठीक है। फोर्थ चैप्टर का सेकंड लेक्चर या सेकंड क्लास, सब लोग जो कहे। हम लोगों ने तब लास्ट डे क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ये लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट डे। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इसमें क्या कहा गया था? आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स, क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक है। देखिए याद आ रहा है, यहाँ पे एक पिवट पॉइंट लगा देते थे। देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे एक दो, तो उसमें क्या होगा ना, आपको कहा जाएगा एक रूलर है और बीच में नाइफ रख दी गई है। नाइफ कहने का मतलब उसका धार वाला पॉइंट ऊपर की ओर रख दिया गया जिससे वो बैलेंस कर सकता है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इधर एक वेट लगा देते थे हम लोग, इधर एक मास लगाते थे, इधर एक मास लगाते थे। इसके कारण मोमेंट फोर्स इधर आता था। ये क्या था आपका? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स। ये क्या था आपका? क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम कह रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा? यहाँ पे जीरो होगा। नेट फोर्स कहने का मतलब क्या है? देखिए मैं नेट फोर्स कहने का मतलब समझा मेरा, हाँ स्केल चाहिए, स्केल ले लीजिए। देखिए एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये अपना एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट क्या था आपका? ये पॉइंट आपका, सॉरी, ये पॉइंट आपका क्या कहलाया? बैलेंस पॉइंट, जहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो गई, ठीक है। तो आपको नाइफ रख दिया जाएगा। तो मैंने आप कोई भी रॉड लेते हैं या कोई भी आप स्केल लीजिएगा, वो यूनिफॉर्म आपको देगा। यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा? मोटाई सेम होगा, हर जगह वेट सेम होगा, तो उसका हमेशा मिड पॉइंट पे ही क्या आता है? आपका पिवट पॉइंट आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर 5 किलो रख दूँ, इधर 2 किलो रख दूँ, आप इमेजिन करो, अगर मिड पॉइंट पे मैंने रखा तो बैलेंस था। अगर मैं इधर 5 किलो रख दूँ, इधर 2 किलो रख दूँ, तो क्या बैलेंस होगा? 5 किलो ऐसे लेके चला जाएगा। तो अब क्या कहा गया कि 2 किलो को या 5 किलो को किस पॉइंट पर रखेंगे और 2 किलो को किस पॉइंट पर रखेंगे तो बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग को इससे पता करते हैं। इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। हाफ मीटर रूल स्केल where 20 GF यानी ग्राम फोर्स सस्पेंडेड एट 1 इंच फलक्रम एट 29 सेंटीमीटर। एक इंड पे क्या किया गया है? आपका 20 ग्राम वेट सस्पेंड कर दिया गया है। फलक्रम यानी कहा गया नाइफ को कहाँ पे रखा गया है? 29 सेंटीमीटर के मार्किंग पे। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द रूल बैलेंस? देखिए क्या कह रहा है। हाफ मीटर रूल स्केल हम लोगों ने जब लास्ट डे पढ़ा था वो क्या था? मीटर स्केल था। मीटर स्केल मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 100 पे ख़त्म होगा। हाफ मीटर कह रहा तो 50। इट मीन्स 0 से स्टार्ट हुआ और डायग्राम आपको नहीं देगा, डायग्राम आपको खुद बनाना है। तो क्या कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया है? एक रूलर स्केल लिया हाफ मीटर का। अब कह रहा है क्या? फलक्रम को कहाँ रखने के लिए कह रहा है? 29 सेंटीमीटर। तो ये इधर 25 होगा ना, आधा। तो सपोज़ यहाँ पे आपका मैं फलक्रम रख रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 29 सेंटीमीटर। यानी पिवट पॉइंट कितना कहाँ पे आपका? 29 सेंटीमीटर। नहीं दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ। 29 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके एक एंड पे 20 ग्राम फोर्स मैं हैंग कर दूं, बताओ उसका वेट कहाँ पे होगा? देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा जब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। COG पढ़ाया जाएगा उस समय। जैसे कि थोड़ा देर पहले हम लोग एक पेन को बैलेंस कर रहे थे एक मिड पॉइंट पे। अगर आपका यूनिफॉर्म कोई भी बॉडी है यानी स्केल है जो सब जगह लेंथ बराबर जा रहा है, विड्थ बराबर है, वेट बराबर बैलेंस की होगी, तो उसका मिड पॉइंट पे उसका वेट बैलेंस होता है। कहाँ पे बैलेंस होगा? वेट। देखिए आपको क्या कहा गया? स्केल का वेट निकालो। अब हम लोग को क्या पता है कि 2 वेट दिया रहेगा, एक वेट इधर, 2 वेट और एक डिस्टेंस, तो दूसरा डिस्टेंस निकाल लेते थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेट निकालने के लिए, तो वेट कहाँ पे निकलेगा? तो इसका ये तो यूनिफॉर्म आपका स्केल है, तो इसका मिड पॉइंट पे इसका वेट होगा। इसका वेट कहाँ पे होगा? इसका मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट कितना पे आएगा बता सकते हैं आप? 25। 29 पे आपका फलक्रम है, 25 क्या होगा? ये वाला होगा ना। तो इस जगह पे क्या उसका हैंग कर रहा होगा? वेट। वेट कहने का मतलब अगर मैं फिंगर रख के यहाँ पे बैलेंस करूँ तो उसका वेट कहाँ पे बैलेंस हो रहा है? मिड पॉइंट पे होता है कि नहीं? तो इसका वेट कहाँ बैलेंस होगा? मिड पॉइंट। यानी 50 है तो कितना पे बैलेंस होगा? 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है किसी एक इंड में, या तो इस इंड में या तो इस इंड में, किसी एक इंड में आपको क्या करना है? 20 ग्राम फोर्स को हैंग करना है। 20 ग्राम फोर्स मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम की वस्तु को क्या करना है? होल्ड करना है। अब हैंग कर दिया वहाँ पे।
तो 20 ग्राम को उठाने पे जितना वेट जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? 20 ग्राम फोर्स कहा जाता है। तो वही 20 GF लिखा गया। अब बताइए, वेट भी इधर है और 20 ग्राम भी इधर करें तो क्या बैलेंस हो जाएगा? ये दोनों वेट क्या होगा? इधर, और इसको इस तरह बेंड कर देगा। लेकिन मुझे क्या करना है? इसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो मैं किस एंड में 20 ग्राम को रखूँगा? 0 सेंटीमीटर पे या 50 सेंटीमीटर पे? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइएगा। 20 ग्राम फोर्स मैंने यहाँ पे हैंग किया है, यहाँ तक किसी को भी डाउट है क्या? आपको कोई डाउट? चलिए यहाँ तक हो गया। अब मुझे कहा गया इसका वेट निकालो। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फोर्स बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फोर्स। मोमेंट फोर्स क्या कहता है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स, यानी इधर से लगने वाला मोमेंट फोर्स, और क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मैं पहले निकालता हूँ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स। मोमेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ या ना? एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमाता है? कौन घुमाएगा? वेट घुमाएगा या ये घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमाएगा? ये वेट घुमाएगा। तो मास की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? वेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट पॉइंट से कितना है बता सकते हैं आप? 29 माइनस 25 सेंटीमीटर, तो हो गया 4 W। ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, ये ग्राम में है, तो मैं भी इसको ग्राम में रखता हूँ। ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, समझा पाएँ? आपका ग्राम फोर्स को GF कह रहा था, हाँ या ना? ये क्या निकला आपका? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग? समझ आ रहा है या फिर ऐसे यहाँ मिला रहे हैं आप लोग? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताइए क्लॉकवाइज कौन रोटेट करवा रहा है? कौन सा मास? 20 ग्राम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? पिवट पॉइंट से डिस्टेंस देखते हैं, 50 माइनस 29। तो ये क्या था आपका? ग्राम फोर्स, और ये सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 20 इंटू 21 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब बाय प्रिंसिपल, आप बाय प्रिंसिपल क्या कह सकते हैं? ये दोनों मोमेंट फोर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब 4W इज इक्वल टू 20 इंटू 21, दोनों बराबर होगा। 20 इंटू 21/4, 105। और W को देखिए, सारे यूनिट आपके मास के किस में थे? ग्राम में थे। तो ये भी क्या हो जाएगा? वेट, ग्राम फोर्स। तो इसका एक्चुअल वेट अगर रूलर का कहा जाए तो कितना निकला? 105 ग्राम। सो वेट ऑफ रूलर क्या हो जाएगा? 105 ग्राम, क्योंकि 105 ग्राम निकालने में, उठाने में जो फोर्स लगता है वो क्या हो गया? 105 ग्राम फोर्स। समझा पाए? ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। समझा पाए यहाँ तक? या कोई भी या किसी भी तरह का डाउट है? देखिए वेट हमेशा सेंटर में, अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो वेट कहाँ पे बैलेंस होता है आपका? सेंटर में बैलेंस होगा। इसलिए मैंने वेट को कहाँ पे बैलेंस करवाया? सेंटर में, ठीक है। हम लोग इसे थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। नहीं, आपको पकड़ लेना पड़ेगा। हाफ मीटर रूलर स्केल देगा, या फिर आपको 1 मीटर कहता तो 0 से 100 मानते। और ये आपके बुक के साथ 12 या 16 नंबर में ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG। देखिए, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? समझिए कि आपने किसी भी, आप पार्क में घूम रहे थे तो आपने एक पत्थर देखा, अनइवन शेप का कुछ एक पत्थर देखा है, एक अनइवन शेप का आपने क्या किया? पत्थर देखा, ठीक है। और आपके पास आपने देखा कि एक लकड़ी है, उसके ऊपर एक कील लगी हुई है, ठीक है। आप इस कील के ऊपर इस पत्थर को बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस किस तरह कि रख दे तो इस तरह से खड़ा रहे। समझा पा रहे हैं आपको? तो इस पत्थर को मैं इस पर बैलेंस करना चाहूँ तो मैंने सबसे पहले इस पॉइंट पे रखा।
0.1 पे, यानी 0.1 इस तरह से कुछ रहा होगा ऐसा करके इसके ऊपर, तो क्या बैलेंस हो पाएगा इस पर? बैलेंस कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? इक्वली, मतलब वो बैलेंस हो जाएगा। तो क्या बैलेंस हो पाएगा? क्यों नहीं बैलेंस हुआ? आप कहेंगे सर कैसे बैलेंस होता है? अगर आप इसको यहाँ पे रखिएगा तो बैलेंस कैसे होगा? अब इसको फिजिक्स की भाषा में समझिए। ये जब पत्थर है तो इस पत्थर के अंदर आप कह सकते हैं करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, हाँ या ना? अगर आपने यहाँ पे एक पॉइंट में रख दिया इसको, यहाँ पे आपने क्या हुआ, स्टैंड करने की कोशिश की है, यानी ये पिवट पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया आपका? पिवट पॉइंट हो गया। तो अगर मैं रूलर का कॉन्सेप्ट से समझूँ कि अगर यहाँ पे पिवट पॉइंट है तो इधर एक लोड होगा और एक इधर एक लोड होगा, ठीक है? इधर का मोमेंट फोर्स और इधर का मोमेंट फोर्स, ये इधर चाहेगा, ये इधर चाहेगा। अगर ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम हो गई तो बैलेंस हो जाएगी। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप इस पॉइंट को 1 पॉइंट मानते हैं, इसके इधर आप इस साइड में आप कितने मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं, कितने पार्टिकल देख पा रहे हैं? मॉलिक्यूल कहना गलत हो, कितने पार्टिकल देख पा रहे होंगे आप? इधर इतने सारे पार्टिकल देख पा रहे हैं। अगर मैं हर पार्टिकल को इंडिविजुअली सिलेक्ट करूं, इससे इसका एक पार्टिकल इसका मास होगा, ठीक है, उसका मास होगा और यहाँ से पिवट पॉइंट से उसका डिस्टेंस हो गया, तो इसका एक मोमेंट, इसका क्या मोमेंट फोर्स होगा? सेकेंड पार्टिकल के अलग मोमेंट फोर्स, इसके लिए अलग मोमेंट फोर्स। तो यहाँ पे अगर इस साइड अगर 100 पार्टिकल्स हैं तो 100 पार्टिकल का क्या मोमेंट फोर्स अलग अलग होगा। तो ओवरऑल मोमेंट फोर्स क्या था जिसने एंटी क्लॉकवाइज से घुमाया? 100 पार्टिकल का मोमेंट फोर्स, हाँ या ना? मास और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझा पाए? इस साइड का 100 होगा, कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा, समझा पा रहे हैं? एरिया तो बहुत ज़्यादा है ना, अमाउंट ज़्यादा इधर मिलेगा। सपोज इस साइड आपके हैं 4000 पार्टिकल और इस पार्टिकल का देख रहे हैं डिस्टेंस कितना है, मास भी या डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था मोमेंट फोर्स में? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और गुना हो जाए तो उसका मोमेंट फोर्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। देखिए मोमेंट फोर्स ज़्यादा होगा तो ये इधर का ज़्यादा है तो ये क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट को इस साइड की ओर से गिरा देगी। बैलेंस हो पाएगा? नहीं। तो सेंटर ही तो खोजना है। सेंटर हमेशा बीच में होगा ये कहना गलत होता है। सेंटर आप कहते हैं कि मिडिल में, हम लोग देखेंगे अभी, हम लोग सोचते हैं कि सेंटर मत सोचिए कि एकदम बीच में होगा, नहीं। सेंटर कहने का मतलब क्या है थोड़ा देर में समझते हैं। तो समझा पाए? तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या ऑब्जेक्ट बैलेंस हो पाया? नहीं हो पाया। चलिए इन सबको मिटाते हैं। मैंने क्या रखा इसको 0.1। क्यों नहीं बैलेंस हो पाया? इधर का मोमेंट फोर्स और उधर का मोमेंट फोर्स इक्वल नहीं है। क्यों? पार्टिकल्स इधर कम है, इधर पार्टिकल्स ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है तो मोमेंट फोर्स ज़्यादा हो गया। अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं चेक करने वाला हूँ 0.2 पे मोमेंट फोर्स मैं चेक करने वाला हूँ, ये क्या बैलेंस हो पाएगा? क्यों नहीं बैलेंस हो पाएगा? सर इधर पार्टिकल कम है, इस बार इधर ज़्यादा हो गया। जब 2 को चेक करें तो 1 तो हटा देंगे ना, तो 1 पे तो नहीं हुआ, 2 पे भी नहीं हुआ। मैं 3 पे चेक करूँ तो नहीं होगा। देखिए इस साइड का एरिया ज़्यादा है ना, इस साइड का एरिया कम है, या फिर क्योंकि फैला हुआ है। सपोज ये 0.4 पे अगर मैं रखता हूँ ना, ये बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स और क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स दोनों की वैल्यू क्या हो गई है? यहाँ पे सेम हो गई है। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं पिवट पॉइंट लगा दूँ या फिर नाइफ लगा दूँ, एक पॉइंट रख दूँ जिसके ऊपर बैलेंस कर दिया जाए, तो ये क्या होगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो उस पॉइंट को देखिए, इसके अंदर तो सब जगह मास है ना, सब जगह मास है। तो आप मान लो कि इसका वेट अगर 2 किलोग्राम है, इसका वेट कितना है? 2 किलोग्राम है। तो हम लोग ये फील करेंगे 2 किलोग्राम यहाँ पे, हर पॉइंट का अलग अलग वेट है, लेकिन 2 किलोग्राम यहाँ पे लाई कर रहा है। 2 किलोग्राम जो फोर्स लगा रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? जैसे एक एग्जांपल आपने बहुत बार साइंस टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे दिखाता है कि एक आदमी जब खड़ा रहता है सीधा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे काम कर रहा होता है और तो उसको यहाँ से ऐसा करके नीचे की ओर ढकेलती है, अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, अगर एक आदमी साइकिल चला रहा है, देखो जिसको मेरे साइकिल से दिक्कत है आगे बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? हाँ बस ये साइकिल है और यहाँ पे वो साइकिल चला रहा है। कैसे चलाएगा? जो भी चला रहा है और चेन में लगा दे रहा है ऐसा करके।
ठीक है। अगर वो सीधा चला रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई कर रही होगी। अगर वो आदमी, कैसे चेहरा कहाँ होगा, अरे समझ लो, भावनाओं पे जाओ। राइडर है सर, समझ गए। हाँ हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे काम कर रहा होगा, लेकिन साइकिल जब तिरछी होती है तब, अगर उस समय भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पे काम करे तो उसको नीचे खींच लेगा, क्योंकि आप जब साइकिल चलाते हो तो सो के चला रहे हो, तो आप जब सो के चला रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका मास उधर ज़्यादा है। देखिए जब कोई आदमी इधर सो के चलाता है तो पैर उस साइड फेंक देता है, जिससे कि आपका मोमेंट फोर्स क्या हो, बराबर। इमेजिन करो ना, मैं साइकिल चलाइए, बाइक चला के जा रहा हूँ, मैं ऐसे किया और इधर क्या वो मास ज़्यादा हो गया, पिवट पॉइंट उधर ही है, तो मोमेंट फोर्स इधर का ज़्यादा, वो खींच लेगा और मैं बाइक के साथ घिसते हुए चला जाऊँगा रोड पे। तो बाइक पे एक्सीडेंट क्यों होता है समझा पाए? तो कहीं पर भी आपने देखा कि बाइक चला रहा गिर गया, बोलो भैया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स दिक्कत हो गई, आपने पढ़ा नहीं था चैप्टर सही से। हाँ, क्योंकि आप जैसे टिल्ट हुए, इसको मैं टिल्ट करूँगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग पॉइंट पे लाई कर जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि पार्टिकल्स किधर कितना है, समझा पाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो हम लोग, मैं जो सीधा खड़ा हूँ, हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग अलग वेट है, लेकिन मेरा पूरा वेट कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ से ग्रेविटी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन किस पॉइंट से अट्रैक्ट करेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अट्रैक्ट करेगी, समझा पाए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस शेप का किस पे डिपेंड करता है। इसके पहले एक और चीज़ बता दिया जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मान लेते हैं कि एक क्या कह सकते हैं आप, आटे की लोई लो, आटे की लोई, मम्मी रोटी बनाती है ना, तो एक आटे का लोई ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा हल्का सा उसको ओवन के नीचे रखकर ड्राई किए ऐसा शेप में, तो इस पॉइंट पे आ रहा था, ठीक है। मैंने ड्राई कहा, उसको आग में पकाने के लिए निकाला, ड्राई करके आपने देखा इस पॉइंट पे पिवट पॉइंट हो गया। अब आपने क्या किया, वापस निकाला और थोड़ा उसको फ्रिज में रख दिया, नरम हो गया वापस, और हाथ से उसको गूंद के थोड़ा अलग शेप कर दिया। अब भी क्या उसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा? नहीं, ये डिपेंड करता है उसका शेप कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, उसके अंदर मास कितना है, ठीक है। तो किसी का भी आपका मोमेंट क्या कहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, साइज, शेप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि हर जगह मास किस तरह से फैला हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है, बात सुनिए, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है, समझा पाए। इसको नोट डाउन कीजिए, हम बहुत सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे 9 स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इन सब का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए कहा जाएगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, MCQ या फिर आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अच्छा आप लोग बताइए जितना हो सके, एक स्ट्रेट रॉड है यूनिफॉर्म, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, एकदम मिडिल पॉइंट में, ठीक है, चलिए एकदम सही। अच्छा सर्कुलर डिस्क, जैसे पूछा जाए वैसे बताइए, सर्कुलर डिस्क, डिस्क मतलब आप कह सकते हैं कि कार्डबोर्ड का टुकड़ा काट लिया आपने गोल, एकदम सेंटर में, वेरी गुड। एक सॉलिड स्फीयर, यानी कहा गया एक लोहे की बॉल है, पूरी तरह से अंदर से लोहा से भरा हुआ है, या रबड़ का बॉल है, पूरी तरह अंदर से रबड़ से भरा हुआ है, उसके आप मान लो उसको बीच से भी गोल काटो, ऊपर से भी ऐसे काटो, एकदम सेंटर, एकदम सेंटर में, समझा पाए, उसके अंदर में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, ग्लोब जैसे खड़ा रहता है एक्सिस पे वैसे नहीं बाहर वाले पॉइंट पे नहीं, मैं कह रहा हूँ एकदम अंदर में होगा, जैसे अर्थ का कोर नहीं होता, अर्थ का कोर, एकदम कोर, वो कोर वाला पॉइंट, ठीक है, इनसाइड। तो बाहर से मैं किसी भी एक पॉइंट पर, बात सुनिएगा इधर, किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं नाइफ लगा दूं, क्या बैलेंस कर पाऊंगा? नहीं, क्यों? उसके इनसाइड में आपको पिवट पॉइंट को कहाँ रखना है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखना है, तभी ना बैलेंस होगा। तो आप बाहर में किसी एक पॉइंट पे रखेंगे तो क्या बैलेंस कर पाएंगे इसे? आपको उसको काट के अंदर रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर लैमिना का, स्क्वायर लैमिना किधर पाया जाएगा, सेंटर में। तो आपके मन में आ सकता है सब तो सेंटर में ही आ रहा है। अगर मुझे रोम्बस दे दिया जाए या पैरेललोग्राम, आपने खाया होगा, देखो क्या होता है जब दिवाली में जब मिठाई उठाई लाने जाते हैं तो बर्फ़ी लाते हैं ना हम लोग, ऐसा कटा हुआ रहता है। इसमें ध्यान से देखिए आप, फर्स्ट डायगोनल, सेकेंड डायगोनल, दोनों डायगोनल आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे इसका पाया जाएगा। तो क्या हर समय सेंटर होगा? नहीं सर। समझा पाए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? दोनों डायगोनल जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब हॉलो कौन लेते हैं, जैसे बर्थडे कैप, ठीक है, बर्थडे कैप, तो उसमें कहाँ पाया जाएगा? तो बर्थडे कैप का h/3 हाइट जितना इसका होगा
उसके 1/3 में अंदर हॉलो पार्ट में। अगर आपके पास एक कैप है तो आप मान लो एक स्ट्रिंग लगा लो, एक स्ट्रिंग नहीं होता, एक धागा ऐसा करके, तो हाइट अगर उसका कितना 30 सेंटीमीटर है तो 30/3 कितना आया 10, तो 10 सेंटीमीटर में क्या होगा उसका सेंटर होगा। हाइट जितना रहेगा डिवाइड बाय 3। हाँ हाँ हाँ। और अगर सॉलिड कोन रहेगा तो हाइट बाई 4। और हाइट कहाँ से मेज़र करेंगे? बॉटम से। कहाँ से मेज़र करेंगे? बॉटम से। h/4 है। हाँ, अब इसको सेंटर में समझिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख रहे हैं, ये क्या सेंटर वाली पार्ट नहीं है यहाँ पे। अब सवाल आता है कि सर, एक सवाल आता है आप लोग का, क्या था सवाल कि कैन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, क्या बॉडी के बाहर भी लाई कर सकती है? तो आपने बूमरैंग देखा होगा कार्टून में, नहीं कार्टून वाला फेंकता है ऐसा करके, सामने से घूम के वापस उसके पास आ जाता है। तो बूमरैंग के इस पॉइंट से छोड़ते हैं तो इसका बूमरैंग का इस जगह पे पाया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बूमरैंग के अंदर है कि बाहर है? तो डू सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आउटसाइड द बॉडी? यस, ठीक। अच्छा, ये होता है रिंग, अंगूठी हाथों में पहनने वाली, यूनिफॉर्म है। तो रिंग के बीचों बीच हवा में पाया जाएगा। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं? एक बहुत ही पतला सा धागा इस पार से इस पार लेके जाइए, ठीक है, और इस पार से इस पार लेके जाइए, कैसे भी करके उसके सेंटर पे पहुंचो और उस जगह पे पीठ पॉइंट लगा दो, वो खड़ा रहेगा बीचों बीच, वरना खड़ा नहीं रह सकता। समझा पाए? आपने कभी बड़े बड़े मॉल में गए होंगे या फिर मेले में गए होंगे तो आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ें। देखिए ऐसा करके कुछ लगा होता है, यहाँ पे ईगल एक लगा होता है, ईगल की चोंच लगी हुई रहती है और ईगल उस पर ऐसा करके घूमता रहता है। यहाँ पे कोई ईगल ऐसे, ईगल की चोंच लगी रहेगी, बनाए भी तो कैसे समझ, यहाँ पे चिड़िया इसकी चोंच ऐसे लगी हुई है, आप उसके पूंछ को ऐसे मार दो ना, ऐसे गिरा दो, वापस उसी एक हल्के पॉइंट पर खड़ी रहती है, क्योंकि सारा मास उसके हेड के पास रहता है, ऐसा बीक लगा रहता है। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा मिड में होगा ऐसा नहीं, सामने भी पाया जा सकता है, ठीक है। आपने देखा नहीं था वो बॉक्सिंग डॉल होता है कि डॉल को मारते वापस खड़ी हो जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे बहुत ज़्यादा वेट लगा देते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बॉटम में लाई करती है। जो आपका बॉक्सिंग डॉल था देखा होगा आपने, ऐसा रहता है, ऐसा नीचे बहुत भारी सा लगा दिया जाता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, आपने इधर धक्का मारा तो जैसे धक्का मारते इधर गिर गया, ऐसे हुआ टेढ़ा हुआ, लेकिन ये इधर है तो ये नीचे खींचना चाहेगा तो वापस को सीधा कर लेगा, ठीक है। समझा पाए? इसे नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए तो वर्ड को समझ लेते हैं। ये सब आप पढ़ के आए 9th क्लास में। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? मतलब क्या हो गया आपका? कांस्टेंट फिनोमेना। अगर आप फ़ैन चलाते हैं, मैंने फ़ैन बनाया, अगर आप फ़ैन चलाते हैं तो आपने रेगुलेटर में उसे फिक्स कर दिया है 1 2 3 4 एंड 5, आपने 4 पे उसे सिलेक्ट कर दिया, ऑन कर दिया, तो ये जो फ़ैन घूमेगा किसी भी क्लॉक में घुमा दो, सपोज वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो 4 की स्पीड में घूम रहा है और आप आधे घंटे तक बैठे थे, तो फ़ैन का स्पीड बढ़ा क्या बीच में? नहीं। कमा क्या? नहीं, 4 पे ही है। तो आप क्या कहेंगे? आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट थी जिससे आपने चेक करके देखा, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हो रही है क्या? 40 RPM। यूनिट पे मत जाइएगा, रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 40 बार घूम रहा है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 140 RPM, कि 1 मिनट में 140 बार वो क्या कर रहा है? घूम रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू फिक्स है ना, क्योंकि आपने आधा घंटा तक ऑब्जर्व किया, सेम वैल्यू दे रहा है आपका, ऑल टाइम दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं। आप क्या कीजिए, एक रस्सी लीजिए, उस रस्सी के एक एंड पे कोई एक धागा से, वही धागे से उस पत्थर को बांध दीजिए, उसके बाद पत्थर को हाथ में रख के ऐसे गोल गोल घुमाइए, क्या होगा? तो आप क्या देखिएगा, ये मेरा हाथ है और मैंने क्या देखा, ये ऐसे घुमा रहा हूँ मैं। अरे हाँ, समझ लो, उतना हंसने की बात नहीं है, सर्कुलर घूम रहा है। अच्छा ठीक है, इतना जोर से घूम रहा है कि हाथ नहीं दिख रहा, मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। तो ये पत्थर घूम रहा है कि नहीं इसके अंदर? तो ये पत्थर, आप अगर आपकी स्पीड सेम है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। क्या होगा?
यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कि कभी हाथ तेज़ कर दे, नहीं, आप नॉर्मली अगर सेम स्पीड से घुमा रहे हैं तो क्या होगा, इसकी स्पीड सब जगह सेम होगी। ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए यहाँ से कितने कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, यहाँ पे कितने सारे कॉन्सेप्ट निकल के आपके आएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं उसको समझाने के लिए। आप बाइक चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, तो बाइक का जो चक्का घूम रहा हो, ठीक है, उसकी आरपीएम आप देखो, 1 मिनट में या जो पर सेकंड जो उसका आरपीएम है उसकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि बाइक आपने 40 या फिर मान लो कोई मशीन के ऊपर रख के आपने ऑन करके छोड़ दिया, आप उसके व्हील के रोटेशन चेक कर रहे हो, तो उसका मान लेते हैं, इसका निकला क्या 200 आरपीएम। ये बहुत कम वैल्यू है लेकिन मान लेते हैं समझने के लिए। तो आपने क्या देखा, आप करके छोड़ दिए, आपने 2 मिनट तक देखा, तो आपने हर सेकंड देखा क्या आरपीएम ही मान लेते हैं। आपने इसको 15 मिनट तक देखा, आपने देखा हर मिनट 200 आरपीएम ही कर रहा है वो, 1 मिनट में 200 बार ही वो घूम रहा है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं? एग्री हैं आप लोग यहाँ से? ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब आपका जो रिवोल्यूशन है सेंटर के अराउंड सर्टेन टाइम में सेम होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने क्या देखा, कुछ पॉइंट देखे। स्पीड रिमेन सेम, क्या देखा, क्लियर, ठीक है। स्पीड यूनिफॉर्म हो गया, तो स्पीड क्या हो गया। अच्छा, हम लोगों ने क्लास 9 में एक और चीज़ पढ़ा था, स्पीड के साथ वेलोसिटी पढ़ा था आपने। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और आपको क्या पढ़ाया गया था कि अगर मैं कहूँ कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर पे बाइक चला रहा हूँ और मैं कहूँ 40 किलोमीटर पर आवर पे टुवर्ड नॉर्थ मैं बाइक चला रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस था। ये स्पीड यानी स्केलर क्वांटिटी, या वेलोसिटी इट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, आपको क्या दे रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है। आप अगर फ़ैन को देखो, आप अगर फ़ैन को देखते, मान लो कि आपके पास एक हाई क्वालिटी का कैमरा है, ठीक है, और आपने 1 मिनट के अंदर 10 फोटो, एक रिवोल्यूशन जब हो रहा था ना, मान लीजिए एक रिवोल्यूशन जो हो रहा है वो आधा सेकंड में हो रहा है। कितना सेकंड में हो रहा है, आधा सेकंड में हो रहा है। और उस आधे सेकंड में आपने इसकी 4 फोटो क्लिक किए हैं। कितने फ़ोटो क्लिक किए हैं, 4 फोटो क्लिक किए। किसका, इस फ़ैन का। तो आपने एक फ़ैन के एक क्या होता है, एक विंग को मार्क कर दिया था 1 से। किससे मार्क कर दिया था, आपने कहा DSLR अच्छी क्वालिटी का, तब तो नीचे दिख रहा था। तो पहला जब फोटो क्लिक हुआ ना, तो मुझे 1 यहाँ पे दिखा। कहाँ दिखा, 1 सेकंड में 4 फोटो क्लिक हुआ। दूसरा फोटो कहाँ दिखा, तीसरे फोटो में, चौथे में, ठीक है, समझा पाए। अब तुम ध्यान से देखो लीव के बारे में समझ। इसकी स्पीड तो सेम है, इसकी स्पीड सेम है। अगर मैं इस समय पूछूं कि ये कहाँ है, तब क्या कहोगे। जनरली सेंटर की तरफ होता है, सेंटर से दूर की ओर जाता है। ये किधर जा, अगर मैं आप इससे ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हो। आप पत्थर घुमा रहे हो तो वही 1 सेकंड में आपने आधे सेकंड में 4 फोटो क्लिक किए। अगर इस समय मैं पत्थर को छोड़ देता, किधर पर चला जाता वो, ऐसे मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ, मैं किस तरह से घुमा रहा हूँ उसको, इस डायरेक्शन में। अगर इस जगह मैं पत्थर को छोड़ देता तो क्या होता, सीधा निकल जाता। इस जगह समय पे छोड़ता तो, इस समय छोड़ता तो। आपने एक चीज़ नोटिस की इसके अंदर, स्पीड तो सेम है सर, टाइम के हर इंटरवल पे इसकी डायरेक्शन क्या सेम है। तो जो डायरेक्शन सेम नहीं, बात सुनो, मैं एक बार नॉर्थ लिखूँ, एक बार मैं लिखूँ क्या साउथ। अब बताओ, ये साउथ है, अब बताओ ये दोनों, अगर मैं मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सेम है क्या, एक ही ऑब्जेक्ट है, वो वही ऑब्जेक्ट है। अभी कह रहा है 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर कह रहा है वो साउथ की ओर जा रहा है। तो तुम ध्यान से कह सकते हो सर ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, लेकिन दोनों वेलोसिटी सेम नहीं है। आप कहेंगे सर V1 इज नॉट इक्वल टू, समझा पाए क्यों सेम नहीं है वेलोसिटी, डायरेक्शन नहीं है सर सेम। तो आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम होता है। स्पीड मीन्स मैग्नीट्यूड सेम होती है, लेकिन क्या सेम नहीं होता, डायरेक्शन सेम नहीं होता। तो मैं कहूँगा नो फिक्स्ड डायरेक्शन। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, तो यूनिफॉर्म मतलब फिक्स होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या नहीं फिक्स है, डायरेक्शन नहीं फिक्स है। और डायरेक्शन फिक्स ना होने के कारण इसका मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी इज नॉट फिक्स्ड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी फिक्स नहीं होती। अब बात सुनिए,
कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आप कहेंगे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, तो उसके मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब अगर मैं बात करूं जिस अमाउंट से वो घूम रहा है तो उसी अमाउंट से घूमेगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। डायरेक्शन सेम ना होने के कारण आपने कहा वेलोसिटी अलग है, तो मैं कह सकता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम होता है, वेलोसिटी सेम नहीं होती। क्यों? फॉर डायरेक्शन। किस कॉन्सेप्ट के लिए सेम नहीं होती? लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, हाँ या ना। और आपने क्लास 9 में एक और चीज़ पढ़ा था, न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से मास इंटू एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आया था। क्या था? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आया था, हाँ या ना। और एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब बताओ, पहले भी 40 पे घूम रहा है, अभी भी, तो बात सुनो, v माइनस यू मैग्नीट्यूड के हिसाब से, मैं नंबर के हिसाब से बात करूँ तो 40 माइनस 40 वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो बात सुनिए क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो गया? क्या कहेंगे, फोर्स कितना हो गया? 0 कहेंगे कि नहीं? परंतु डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। क्यों? वेलोसिटी सेम नहीं है। अच्छा, यहाँ तक समझा पाया? तो हम लोगों ने क्या सीखा? स्पीड सेम है, स्पीड रिमेन सेम, not fixed direction, so velocity are different. If velocity are different, then it produces acceleration, then it produces acceleration. If velocity is not fixed, then it produces acceleration. क्या प्रोड्यूस करेगा ये? तो याद रखिए, कभी भी कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा हो, कभी भी कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो, यानी हाथ में रख के पत्थर घुमा रहे हैं, कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? एक स्पेशल नाम दिया गया है। उस स्पेशल नाम को पढ़ते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या कहा जाएगा? तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और इसकी एक फार्मूला होती है, इसकी क्या होती है? एक फार्मूला होती है। ठीक है, इसका वैल्यू होता है v²/r। अब कहेंगे सर ये v² क्या है और r क्या है? v इज फॉर वेलोसिटी, v इज फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी से घूम रहा है। r क्या हो गया? रेडियस। क्या होगा? रेडियस। बात सुनिए, इसमें 40 की स्पीड से घूम रहा था ना, तो v की वैल्यू क्या हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर, जो भी होगा, मैं मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिख रहा हूँ। और इससे इसकी दूरी, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, तो r की वैल्यू हो गई। तो यही है, v और r पता रहेगा तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, इस ज़्यादा समझा पाए? अच्छा बताइए, तो ये एक्सेलरेशन तो मुझे पता है कि मैंने क्लास 9 में भी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t। क्या पढ़ा था? v/t। और ये क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था। क्या था? वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास एक डायरेक्शन होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसके पास भी डायरेक्शन होगा। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? देखते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड, या कह सकते हैं टुवर्ड सेंटर। क्या होगा? यानी इस जगह पे है तो एक्सेलरेशन किधर खींच रहा होगा इसको? अंदर की ओर। इस जगह पे एक्सेलरेशन कहाँ खींच रहा होगा? इस जगह पे एक्सेलरेशन खींच रहा होगा कहाँ पे? इस जगह पे। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ये एक रियल एक्सेलरेशन है। ये क्या है? रियल क्यों कह रहे हैं? थोड़ा देर बाद पता चलेगा जब सेंट्रीफ्यूगल पढ़ाएंगे। ये क्या होता है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है? एक रियल एक्सेलरेशन है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर बॉडी प्रोड्यूस करती है टुवर्ड सेंटर। तो कभी बाइक चलाते हो, टर्न मारते हैं ना यूनिफॉर्म स्पीड से, मान लीजिए आपको क्या पता है, आप लोग को पता होगा जब बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं तो टर्न करते हैं उसमें स्पीड कमा देना चाहिए आप, लेकिन हम लोग तो पता है ना सर, नहीं चलाक वाली बात नहीं, हम लोग तो गर्म खून वाले हैं, कम, और हम नियम से चलेंगे तो और नहीं होगा। बाइक चल रहा है 40 पे, टर्न करना है 40 पे टर्न करेंगे, 100 के टर्न करेंगे, नहीं होता है, हम लोग और टेढ़ा हो जाते हैं। जैसे टर्न किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा था, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। एक्सेलरेशन किधर खींचता है?
पास सुन, आप ये मान लो कहीं रोड है, ये रोड है, आपने ऐसे करके यहाँ पे टर्न मारना था आपको, तो 40 से चलते आए, 40 से चलते आए, तो टर्न मारे, तो आप जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हो, ठीक है, तो टर्न मारे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। वो एक्सेलरेशन क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कहाँ खींचता है? बीच में। अंदर की तरफ। ये जब टर्न हुआ तो थोड़ी देर के लिए एक आर्क बना, ये आर्क से आप आर्क इमेजिन करो तो ऐसा सर्कल की तरह होगा, खींच लिया अंदर, बाइक के समेत चला गया अंदर। तो आप जब बाइक टर्न करते समय गिरते हैं तो रीज़न कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगली बार कभी बाइक चला रहे हो और गिर गए तो आप कह सकते हो कोई बात नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थोड़ा ज़्यादा खींच लिया अपनी तरफ तो खिंच गए उसकी तरफ। समझा पाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, इसकी वैल्यू क्या, इसका यूनिट सेम होगा वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट में। समझा पाए? ये रियल सेंट्रीपिटल होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है? ये इनवर्ड है। बात सुनो, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। बात सुनो इधर, आप जो कह रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिक्स होता नहीं, सेंटर की तरफ। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो, इनवर्ड टुवर्ड सेंटर, डायरेक्शन फिक्स क्या हुआ। अगर मान लेते हैं, मगर मैं यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बनाऊँ तो इस जगह पे तुम कह सकते हो कि सर थोड़ा मान लीजिए इससे थोड़ा इसकी तरफ जा रहा है, इस जगह पे देखो इसकी तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, मैं इस जगह पे मान लेता हूँ था ईस्टवर्ड जा रही है, ये आपका ईस्ट मान, ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इस जगह पे वो क्या जा रहा है? वेस्टर्न साइड जा रहा है। इस जगह पे क्या जा रहा है? साउथर्न साइड जा रहा है। इस जगह क्या हो रहा है? ईस्टर्न साइड जा रहा है। इधर क्या हो रहा है? नॉर्थर्न साइड जा रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिक्स है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड फिक्स है। यहाँ पे जितना फोर्स से खींच रहा है, यहाँ बस यहाँ पे जितना एक्सेलरेशन से खींच रहा है, इधर भी उतना, इधर भी उतना, इतना भी उधर भी उतना, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जिस तरह आपका ये वेलोसिटी वाला केस में आपने पढ़ा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ काम करता है? सेंटर की ओर। अब देखिए इधर, इस जगह पे मान लेते हैं पत्थर अभी समय यहाँ पे था, अब ये टर्न कर रहा है, तो टर्न कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। हर बात सुनिए यहाँ पे थोड़ा, हर पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? इनवर्ड। तो इनवर्ड काम कर रहा है, एक्सेलरेशन कौन सा? सेंट्रीपिटल। तो मैं इसको लिखता हूँ CA, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ याद कीजिए। न्यूटन का सेकंड लॉ में क्या कहा था, याद है आपको? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, जो थोड़ा पहले लिखे थे यहाँ पे लिखा था ना। उन्होंने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन जहाँ पे होगा, जहाँ पे रेट ऑफ चेंज, जहाँ पे वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होगा, वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा, जहाँ पे वहाँ फोर्स प्रोड्यूस होता है। जहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज होगा, वहाँ पे क्या होगा? फोर्स प्रोड्यूस होगा। अब कहेंगे सर एक्सेलरेशन क्या चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे थोड़ा पहले डिस्कस किया। एक्सेलरेशन क्या आपका? वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन हर समय क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या सेम हुआ या चेंज हुआ? ऑल टाइम चेंज हो रहा है। तो जहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज, वहाँ पे क्या होता है? फोर्स। तो अंदर में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, तो अंदर में एक फोर्स जनरेट हो जाता है, उस फोर्स का नाम होता है FC। KFC नहीं, FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये है इंपॉर्टेंट। अब बात सुनिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास लिखूंगा, मास ऑफ पत्थर या मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा, जो घूम रहा है, बाइक जो घूम रहा है वो, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, v²/r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। फोर्स का यूनिट वही होगा, डाइन। ठीक है, फोर्स का यूनिट वही होगा, डाइन। और सेंट्रीपिटल फोर्स का नेचर क्या होगा? इनवर्ड। हमेशा क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर या इनवर्ड, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आपका एक सवाल मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करूँगा, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। एक सवाल आपके बोर्ड्स में आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट है? बताइए। अभी थोड़ा पहले डिस्कस, क्यों नॉन कांस्टेंट है? इसका फिक्स नहीं है, क्या नहीं फिक्स है? डायरेक्शन मास और फोर्स यही गलत हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या कहा गया था? सेम फोर्स से घूम रहा है। अगर यहाँ पे घूमते समय चोट लगे, यहाँ पे घूमते, जैसे पंखा घूम रहा है तो यहाँ पे उंगली डालो, यहाँ पे उंगली डालो, यहाँ पे या यहाँ पे, हर जगह सेम जोर से धक्का लगने वाला है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका नॉन कांस्टेंट है। क्यों? मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए वो नॉन कांस्टेंट है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं। इसके सारे कॉन्सेप्ट में मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है, अब आपके बुक में जो क्वेश्चन है थोड़ा मैं वहाँ बता देता हूँ कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये कौन सा फोर्स है। ये बात सुनिए, आपके बुक में जो है मैं वो थोड़ा बता दे रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या अचानक से आपके 10th क्लास में कहाँ से आ गया। आपने इसके पहले भी सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है। अब आपको बिलीव नहीं होता तो मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। अच्छा, आपने छोटे क्लास में नहीं पढ़ा है क्या कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है सर्कुलर मोशन में? आप ध्यान से सुनिएगा,
सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है सर्कुलर मोशन में, हाँ या ना? तो देखिए कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में जैसे सर्कुलर में घूम रहा हो तो कौन सा फोर्स जनरेट होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है? इनवर्ट। और अर्थ उसे, सन उसे क्या करता है? अर्थ को सन अपनी ओर खींच रहा होता है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो वो एक टाइप का क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स था। वो क्या था आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स। पढ़ा था ना आपने, F = G m1m2/r²। तो ये जो फोर्स है वो क्या है? ऑल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है? ये भी एक टाइप का सेंट्रीपिटल फोर्स है। कोई गोल गोल घूमे और सेंटर की ओर खींच ले, ठीक है। एक और आपने डायग्राम पढ़ा था, सुनिएगा थोड़ा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉजिटिव, न्यूक्लियस है ये, ठीक है, पहला ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बात सुनिए, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? गोल गोल, सेंटर सब, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास मास है। देखो फॉर्मूला आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या था? mv²/r। मास होना कंपलसरी है, मास नहीं, वजन नहीं के बराबर वजन, लेकिन वजन है तो वेलोसिटी इसके अंदर है, घूमने का स्पीड है, एक इसका रेडियस भी है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है आपका? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लास 11 में जाइएगा, बात सुनिए, क्लास 11 में जाइए, 11 नहीं 12 में जाइएगा तो आपको पढ़ने पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट, में के लिख देता हूँ यहाँ पे, Q1 Q2/r²। चार्ज बॉडी है ये सब पढ़ना नहीं है, जिसमें आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिएगा, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो न्यूक्लियस उसे अपनी ओर खींचना चाह रहा है, तो कौन सा फोर्स से खींच रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहाँ खींच रहा है? सेंटर की तरफ। तो ध्यान से देखो, क्या मैं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकता हूँ? आराम से कह सकता हूँ। और जो थर्ड, और मैंने जो एग्जांपल दिया था टेंशन वाला, टेंशन क्या है सुनिएगा थोड़ा। एक धागा में मैंने पत्थर बांध लिया, गोल गोल घुमा रहे थे, तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है। ये पत्थर चाहता बाहर निकलना, टेंशन उसको बाहर नहीं जाने देता, अंदर की ओर खींचे रहता है, तो टेंशन अंदर की ओर आ रही होती है। तो ये टेंशन फोर्स भी क्या कर रहा था? उसको गोल गोल घुमा रहा है। तो ये भी क्या हो गया आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स में और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, ठीक है।